नमस्कार, A1 स्पेशल में आपका स्वागत है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपने जन्म के साथ ही घुट्टी में राजनीति मिलती है। जब से होश संभालते हैं, अपने चारों ओर राजनीति का वातावरण देखते हैं और फिर राजनीति में कदम ताल करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनके दादा परदादा फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस में थे, राजनीति में थे, जिनके बड़े भाई सांसद भी रहे और भाई और भाभी की शहादत भी हुई इस देश के लिए। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अजय माकन जी से, जो इस वक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं और हाल ही में सियासी संकट खत्म होने के बाद जिन्हें राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ऐसे लोग जो राजनीति के खानदान से राजनीति में आते हैं, उनमें अधिकांश लोग अपनी विरासत को हथेली पर लेकर घूमते रहते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो जीरो से राजनीति शुरू करते हैं इस विरासत के बावजूद। अजय माकन जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव से अपनी राजनीति शुरू की। सेंट्रल असेंबली के मेंबर बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने और उसके बाद दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने। मेरे ख्याल से 3 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में वो संसदीय सचिव रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद वो केंद्र सरकार में पहले राज्य मंत्री बने, फिर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने और फिर अब कांग्रेस के महासचिव हैं। एक ऐसी लंबी यात्रा का अनुभव जिस व्यक्ति के पास हो, जिस व्यक्ति ने कॉलेज की कक्षा से राजनीति शुरू की हो, आज हम उनसे मुखातिब हैं और जमीनी राजनीति से बात शुरू करते हैं। आपने जब राजनीति शुरू की थी और आज जो राजनीति है, क्या फर्क नजर आता उस समय की राजनीति में आज की राजनीति में आपको? देखिए, एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क जो जब की और आज की राजनीति में अगर देखें तो मीडिया में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। एक तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि उस समय सिर्फ दूरदर्शन होता था और आज जो है बहुत सारे चैनल्स हैं। लेकिन जो अखबार, जो प्रिंट मीडिया था, उसकी बहुत कदर उस ज़माने में होती थी और वो बड़ा स्वतंत्र प्रिंट मीडिया होता था। और बोफर्स जैसी घटना का बगैर डरे अरुण शौरी ने किस तरीके से उसको आगे लेकर के आए, उसको नेशनल लेवल के ऊपर उसको उन्होंने पहुंचाया। और सरकार जो है वो उतना दबाव नहीं डालती थी जैसे अब डाल रही है। मतलब सरकार का हस्तक्षेप, मतलब मुझे लगता नहीं कि सरकार ने रोकने की कोशिश की हो, कभी भी नहीं। तो ये एक बुनियादी फर्क जब के और अब में है। अब अगर मान लीजिए सरकार किसी भी तरीके से कोई सरकार के खिलाफ नेशनल चैनल्स में अगर कोई हिम्मत दिखाता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट बंद हो जाती है। अगर अखबारें, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भी वो कोई सरकार के खिलाफ में लिख दें तो यहाँ पे राजनेताओं के यहाँ पे ईडी की रेड्स होनी शुरू हो जाती हैं, सीबीआई की रेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें उस ज़माने में कभी भी हम लोगों ने नहीं देखी थी जिस वक़्त हमने राजनीति शुरू करी थी, और इस तरीके की सोच भी नहीं थी। तो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होती थी। जुडिशरी इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज्ड कई डिसीजंस में नहीं नज़र आती थी। हमारे संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा इस तरीके से होती थी कि स्पीकर अगर विधानसभा का या पार्लियामेंट का अगर नोटिस दे तो उस नोटिस को न्यायपालिका रोक दे, ऐसा कोई सपने में भी उस वक्त सोच नहीं सकता था। तो ये सब चीज़ें बुनियादी फर्क। तो जब संविधान की संस्थाएं अक्षुण्ण हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी तरफ में ना जा सके, तो इससे बेहतर लोकतंत्र नहीं हो सकता, सिवाय एक ब्रीफ पीरियड इमरजेंसी के। अगर आप उस पीरियड को अगर आप निकाल दें तो बाकी अगर आप देखें तो भारत एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी थी, एक उभरता हुआ लोकतंत्र था जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। जी, बात मैं वैल्यू सिस्टम कर रहा हूँ, जो वैल्यू सिस्टम उस समय था आपने जब राजनीति शुरू की। आपके बड़े भाई ललित माकन मुझे याद है और भाभी गीतांजलि भाभी, शायद शंकर दयाल जी शर्मा की पुत्री थी जी। वो खालिस्तानियों के हाथों उनका असैसिनेशन हुआ जी जी। तो आपके परिवारजनों ने आपको रोका नहीं फिर राजनीति में प्रवेश करने के लिए कि हम इतने लोग गंवा चुके हैं, इतने कीमती लोग?
परिवार एक समय था ऐसा, लेकिन उसके बाद में परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे परिवार की परंपरा रही है शुरू से ही 4 पीढ़ियों से कि हमारा परिवार का एक सदस्य समाज सेवा देश सेवा में जाता ही और बाकी सारा परिवार उसको सपोर्ट करता है पीछे से। तो मेरे परदादा फ्रीडम फाइटर थे, जेल में जेलें काटी, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे। तो हमारे हर जनरेशन से एक आदमी परिवार उसको आगे बढ़ करके समाज सेवा देश सेवा में, और बाकी पूरा परिवार उसको फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करता है ताकि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। तो इसी तरीके से हमारे परिवार में हर पीढ़ी का, और एक टाइम पे एक ही व्यक्ति रहता है, ऐसा नहीं होता। तो मैंने भी जो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा जब लिया तो ललित माकन जी के जाने के बाद में लिया, और फिर ज़मीन से शुरू किया। आपने जब राजनीति शुरू की और बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का शासन का अध्यक्ष आप बने एनएसयूआई की टिकट पर जी। ये मौका आपको किसने दिया? राजीव जी उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ललित माकन जी की डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद में बल्कि उससे 1 साल पहले हमारे एनएसयूआई के लोग मुझे यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष लड़ाना चाहते थे ललित माकन जी के रहते हुए। तो ललित माकन जी ने कहा कि इस साल मत लड़ाओ क्योंकि मुझे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो अगले साल इसको करो। अभी ये 2nd ईयर में है, अगले साल ये 3rd ईयर में जाएगा। रमेश चंद्रतला अध्यक्ष थे, बाद में मुकुल वासनिक अध्यक्ष थे, फिर मैं उनके साथ में नेशनल कोषाध्यक्ष बना। तो उन्होंने ये बात याद दिला करके कि ललित माकन जी की भी अंतिम इच्छा एक प्रकार से थी कि आप चुनाव लड़ें अगले साल। तो पिछले साल जब हम गए थे हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं अगले साल इसको लड़ाइए आप चुनाव। तो शायद ये उनकी अंतिम इच्छा थी, ये कह करके इन लोगों ने मेरे परिवार के लोगों को, हम लोगों को सबको बताया। और फिर उस वक्त PR कुमार मंगलम, ऑस्कर फर्नांडिस, मुकुल वासनिक, ये सब लोग हमारे घर पे आए राजीव जी का मैसेज लेकर के कि इनको लड़वाना चाहिए। तो फिर हम लोग फिर सब लोगों ने तय किया और फिर मैं वहाँ से फिर मेरा एकदम एक्टिव पॉलिटिक्स में शुरू हुआ। मैंने सुना है कि आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने एनएसयूआई की टिकट पर, उससे पहले शायद 10-15 साल तक कोई अध्यक्ष एनएसयूआई का नहीं बना था। विद्यार्थी परिषद का कब्जा था दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1971 से डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए थे जी। तो 1971 में सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन में अरुण जेटली बने थे ABVP के विद्यार्थी परिषद जी। तो जब से लेके 14 साल तक 1984 तक के विद्यार्थी परिषद लगातार जीतती रही। हम लोग कहीं पे कभी भी नहीं जीते। बड़े नाम सुनते, श्री राम खन्ना और हाँ वही श्री राम खन्ना, सुधांशु मित्तल भी उनमें थे, विजय गोयल भी जीते थे और अरुण जेटली जीते थे। तो मैं पहला ऐसा NSY का था जो कि 1985 में जीते थे। आपका जो ये लंबा सा अनुभव है और उसके बाद आप राजस्थान के प्रभारी बने, इस पूरे संकट में आप राजस्थान में रहे भी और उन विधायकों के साथ रहे जो लॉयलिस्ट, हम अखबार वाले या चैनल वाले कहते हैं उनको, आप उसको पता नहीं, आप तो सभी को लॉयलिस्ट मानेंगे हम, लेकिन हमारी नज़र में वो 102, चाहे वो CPM के 2 थे, चाहे BTP के 2 थे, चाहे निर्दलीय थे, लेकिन वो आपकी सरकार के साथ खड़े थे। और 18-19 MLA थे जो दिल्ली में कहीं, हरियाणा में कहीं, पता नहीं आपको भी मिल पा रहे थे नहीं मिल पा रहे थे, वो थे। अब सब एक हो गए, फिर कुनबा बिल्कुल वापस एक हो गया। लेकिन आम जन के बीच में धारणा है कि ये एक अस्थायी संधि है और आपके सामने मैं एक पॉलिटिकल स्पेक्टेटर के नाते, विश्लेषक के नाते सबसे बड़ी चुनौती ये मानता हूं कि इस जनधारणा को का विध्वंस करें या इस जनधारणा के बावजूद गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार की मजबूती को प्रतिष्ठित करें, प्रतिस्थापित करें। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, इसमें मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। ये बहुत बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी चुनौती, और अगर देखा जाए तो गलत नहीं होगा कि एकमात्र यही एक चुनौती सबसे पहली चुनौती है। पब्लिक इंप्रेशन जो है कि वहाँ पर 2 अलग अलग घड़े हैं और 102 एक साथ थे और बहुत बड़ा पूरे नेशनल लेवल के ऊपर कई दिन तक के मीडिया में मुख्य खबर ये रही। तो इस इम्प्रेशन को दूर करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और यही कार्य मुझे दिया गया है कि मैं कम से कम इस पब्लिक इम्प्रेशन को दूर करूं
और कार्य के द्वारा, सभी के कार्यों के द्वारा हम ये कोशिश करें कि ये मैसेज जाए कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि ये मैसेज भी हम देंगे, और साथ में जब ये मैसेज जाएगा तो काम भी और अच्छी तरीके से, हम लोगों की जनसेवा भी हम और अच्छी तरीके से लोगों की कर पाएंगे। एक सवाल है ये कि जैसलमेर में जब विधायक विदा हो रहे थे, या जब वो सूचना उनको मिल रही थी कि ये धड़ा लौट के आ रहा है, तो बहुत विधायकों ने रिएक्ट किया था, और गहलोत जी ने भाषण में ये कहा था कि मेरे लिए 102 पहले हैं जिन्होंने साथ दिया, 18 उसके बाद आएंगे, ठीक है ना। और अब आपके पास ये दायित्व है कि इन 18 को भी साथ लेके चलना है, और उन 102 के सेंटिमेंट्स और जो उन्होंने सॉलिडरिटी व्यक्त की उसका भी सम्मान करना है। तो आगे आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होगा, राजनीतिक नियुक्तियां वहाँ नहीं हुई हैं, सारे अध्यक्ष पद बोर्ड के, निगम के खाली पड़े हैं जिन पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ऐसा, तो कोई ऐसा फार्मूला बनेगा क्या कि जिसके पास 18 थे उसको इतनी सीटें दी जाएंगी, 102 थे उनको इतनी दी जाएगी, उनमें से इतने लिए जाएंगे, ऐसा कुछ बनने की उम्मीद है? देखिए, अगर हम जैसे ये फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे जी, तो फिर तो हम खुद ही मान्यता दे देंगे। इस बात को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ पे घड़ाबंदी है, गुटबंदी है जी। तो इसलिए कभी कोई भी फैसला आगे जो होगा वो इस आधार पे नहीं होगा कि क्या गुट किसका क्या है। मेरा ये मानना है कि काबिलियत और क्राइटेरिया कुछ होने चाहिए, साथ ही साथ में रीजनल एस्पिरेशंस, कास्ट एस्पिरेशंस, ये सारी की सारी सीनियरिटीज, ये सबकी सब चीज़ें देख करके फैसले होंगे। और ताकि जो मुख्य हमारा काम ये होना चाहिए, और जो आगे होगा भी, कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं कांग्रेस की सरकार से, और कांग्रेस को जो वोट दिया है लोगों ने, तो उन अपेक्षाओं के ऊपर कैसे एक अच्छी खासी वेल ऑयल्ड मशीनरी एक हम तैयार करें जो कि लोगों के लिए काम बेहतर तरीके से कर ले। अगर हम उसको खेमेबाजी में बांट करके कोटा सिस्टम से डाल देंगे तो ये काबिलियत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और वो काबिलियत हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, और ये लोगों को समझाना है। मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार की, दोनों की इतनी लंबी ट्रेन है कि ये हमारे 123 विधायक ही नहीं, इनके अलावा भी और सब बहुत सारे लोग जो हैं इसमें चढ़ करके सब एडजस्ट हो जाएंगे और सबको विंडो सीट मिल जाएगी। जी, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई, लेकिन सबके सब लोगों को एक दूसरे पे विश्वास भरोसा होना चाहिए, और वो एक दूसरे पे विश्वास भरोसा कायम करने की बतौर इंचार्ज मेरी जिम्मेवारी है, और उसको मैं पूरा करूंगा। मतलब सब दुनिया को खिड़की से झांक के बता पाएंगे कि मैं ट्रेन में सवार हो चुका हूँ। बिल्कुल, मेन तो यही है। हर आदमी, हर एमएलए, हर पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता जब सरकार आती है तो वो अपने लोगों के काम कराना चाहता है, और जब वो लोगों के काम कराना चाहता है तो काम के पीछे जब उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी अहमियत, उसका ओहदा होगा तो अपने लोगों के, अपने इलाके की बेहतर सेवा कर पाएगा। तो इसमें कहीं पे भी कोई बुराई नहीं है कि सबको विंडो सीट मिलनी चाहिए, और जब इतनी लंबी ट्रेन है कि उसमें सबको विंडो सीट मिल सकती है तो फिर क्या दिक्कत है। एक विधायक ने ट्वीट किया कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत की गुलामी, एक ने कुछ और ऐसा एडवर्स हार्श स्टेटमेंट दिया। एक बहुत ही सीनियर और संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति ने नेशनल चैनल पर कहा कि हमारी गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी, उद्घोषित कर दिया। हालांकि वो लौट के आ गए सब लोग, लेकिन इसको क्या आप अनुशासनहीनता नहीं मानते? देखिए, जब परिवार में आपस में मियाँ बीवी का भी झगड़ा होता है, बाप बेटे का भी झगड़ा होता है, भाई भाई का भी झगड़ा होता है, तो गुस्से के अंदर जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ऐसे वाणी के बाण निकलते हैं जी। तो परिवार के अंदर जब आगे वापस सब लोग इकट्ठे मिल करके जब रहना चाहिए, और रहना भी चाहिए, परिवार कभी टूटना नहीं चाहिए। कोई परिवार हम नहीं चाहते कि टूटे, भगवान ना करे कि कोई भी परिवार टूटे, छोटे सामाजिक परिवार या राजनीतिक परिवार भी। तो ऐसे समय के ऊपर वही परिवार आगे इकट्ठे मिल करके एकजुटता के साथ में चलते हैं, जो उस छोटे से समय में जो वाणी बाण भेद करने वाले हों उसको भूल जाएं, और उसके जो दर्द लगते हैं इन सब में सब दोनों तरफ पे चले ऐसे बाण, तो उसके ऊपर मरहम लगा करके उसको भूल जाएं तो वो परिवार आगे लंबा चलते हैं। और जब जो परिवार इकट्ठा होता है वही परिवार मजबूत होता है, जो परिवार इकट्ठा एकजुट होता है वही परिवार आगे बढ़ता है और उसका दबदबा होता है। तो हम कांग्रेस को भी ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं। वो एक 35-40 दिन का पीरियड था जिसमें दोनों तरफ से वाणी के बाण चले और खूब चले, वो परिवार की आपस की बात है, तो हम सब लोग उसको भूल जाना चाहते हैं
और यही हमारी कोशिश होगी कि उसको भूल करके और आगे के लिए हम दोबारा से कभी ऐसा मौका ना आए उसकी हम कोशिश करें। ये एक सवाल बड़ा अनुत्तरित सा है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते हैं पर वो बोलते नहीं है। हम भी कुछ कुछ अनुमान लगाते हैं पर हम बोलते नहीं हैं कि इस क्रोध के लाल पीले होते हुए लोगों के चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे किसने दी है? देखिए, सब लोग जो हैं अंततः परिवार में भी सब लोग सेल्फ रियलाइजेशन होता है। हम लोगों का भी ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, नीचे होता है, सब लोगों के होता है। तो परिवार में जो है सेल्फ रियलाइजेशन होता है। हमेशा हर आदमी के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो किसी के कहने से नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध सभी लोगों में सब तरफ से हुआ होगा। तो जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं कि उसका नतीजा ये हुआ कि जब कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तो हम तो पूरे 123 थे, वहाँ पे टूटन हो गई भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ पे 4 लोग जो हैं उनके इधर उधर हो गए, तो टूटन तो वहाँ हुई। हमारे यहाँ पर तो 123 पूरे के पूरे एक साथ थे। आम जनता में या राजनीतिक गलियारों में धारणा यह है कि वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा निर्णायक साबित हुआ आपकी पार्टी को वापस एकजुट करने में। जब वो ये मैसेज दे पाई कि वो आपके बागी गुट का साथ नहीं देंगी, नहीं ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। वो बाइंडिंग फोर्स वो रही? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं ऐसा मानता ही नहीं कि वो अगर मान भी जाती जब भी कुछ और हो जाता। जी, अच्छा। हाँ, तो ऐसा संभव ही नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं था। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, एक तो सबसे बड़ा ये था कि ये जो 102 लोग थे, इनमें से एक भी आदमी भाजपा के प्रेशर में, भाजपा के दबाव में, लालच में कोई भी नहीं आया। और इन्होंने, आप देखिए, बहुत कुछ भी ऐसी चीज थी नहीं जो छोड़ी हो। अशोक गहलोत जी के बड़े भाई का 2007 के केस को उन्होंने उनके ऊपर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। कृष्णा पुनिया के सीबीआई जाकर के उनसे पूछ रही है। प्रताप सिंह जो है, उनके फादर को, जो भैरव सिंह जी के भाई रहे हुए, इतना पुराना संघ के साथ निष्ठा होने के बावजूद उनको ईडी बुला रही है। तो मतलब इन्होंने तो कोई चीज छोड़ी ही नहीं दबाव डालने के लिए और लोगों को अलग अलग तरीके से, लेकिन बावजूद उसके कोई हिला नहीं, कोई डोला नहीं। और साथ में जैसे मैं कहा, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध सब में जागृत हुआ और सब लोग फिर इकट्ठे हुए। बात दोनों तरफ से ठंडी हो रही है। उधर भी ईडी और आईटी सब धीरे धीरे ठंडे पड़ते जा रहे हैं। आपकी तरफ भी एसीबी और जो एटीएस जो भी और थे, एसओजी, इधर भी जो मुकदमे ऐसा है कि जो एसओजी का मसला था वो तो उस पर्टिकुलर पीरियड में के लिए था। जब वो उस पर्टिकुलर पीरियड का पूरा औचित्य ही जब खत्म हो गया तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। मेन बात यह है कि सीबीआई और ईडी की बात कहां पे क्या खत्म हो गई एकदम से। वो सिर्फ जो है सीबीआई और ईडी सिर्फ उसी टाइम के लिए आए थे पिक्चर में, 2007 के केस के लिए और 2 साल पुराने केसेस के लिए। और ये अभी प्रताप सिंह के में जो है पुराने केसेस के लिए उसी टाइम पे जागृत हुए और उसी टाइम पे खत्म हो गए। तो ये चीज कोई समझ में नहीं आती। जो एसओजी वाला मामला था वो तो सीधे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरकार को डिस्टेबलाइज करने के हिसाब से था और उसके बाद में फिर वो खत्म भी हो गया। ये जो दल बदल विरोधी कानून है, 10th शेड्यूल, राजीव गांधी जी लेकर आए थे। और ये मैं इसको एक चुनाव सुधार नहीं, राजनीतिक सुधार मानता हूँ। बड़ा राजनीतिक सुधार था देश की राजनीति में। आयाग्राम गयाराम 67 से शुरू हुआ, संविध सरकारों का जो दौर चला था, सबने किया, वो आपकी तरह के लोगों ने किया, सबने किया। बिल्कुल। और आप शायद आपको याद हो, जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने थे तो रवि राय चंद्रशेखर के प्रति सिंपैथेटिक होते हुए उन्होंने 5 सांसदों की सही बात, दल कानून में खत्म कर सही बात। इतना निर्भीक फैसला उसके बाद से कहीं देखने में नहीं आया। सही बात। ये जो नया सिस्टम आया है कि विधायक 22 विधायक इस्तीफा दे दें, उपचुनाव हो और दल बदल कानून को धत्ता बता दें, सरकार गिरा दें, इस नए ट्रेंड को कैसे रोका जाए, क्या सुझाव है आपका? देखिए, जो मूल भावना दल बदल कानून की थी, वो मूल भावना ये थी कि जो लोग जिस पार्टी को चुन करके, जिसके विधायकों को चुन करके एक बार सत्ता में काबिज कर दे, तो उस पार्टी के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो पाए, ताकि वो सरकार 5 वर्ष चल सके और जनता की भावना के अनुरूप चले। अगर मान लीजिए जनता ने कांग्रेस के विधायकों को वोट दिया और कांग्रेस की सरकार 5 साल नहीं चले, तो फिर लोगों का लोकतंत्र से विश्वास ही हट जाएगा, लोग क्यों वोट दें। अब क्या होना शुरू हुआ है पिछले 4-5 सालों के अंदर, गोवा के अंदर कांग्रेस जो है सिंगल लार्जेस्ट, 40 में से 19 कांग्रेस के
एमएलए थे, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी बनाती है। मणिपुर के अंदर 60 में से 28 एमएलए कांग्रेस के थे, बीजेपी के मात्र 21 एमएलए थे, फिर भी सरकार बीजेपी उसको गवर्नर उसको मौका देकर के बनाती है। महाराष्ट्र के अंदर होते होते उस चीज को रोक दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विधायकों को जो है लालच दे करके रिजाइन करा करके, क्योंकि वहां पे बहुत कम मार्जिन था, तो इसलिए मध्य प्रदेश में संभव था। यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस था, यहां पर 75 और ये सब डेवलप हो रहा है। तो ये देखिए ये सब चीजें लोगों को भी इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है। अब जो है मैं उसी पे ही आ रहा था। आज जो है क्यों ऐसा हुआ कि पहले गवर्नर साहब ने, और गवर्नर कलराज मिश्रा बहुत ही अच्छे सभ्य गवर्नर माना जाते हैं, उनका बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, बहुत सीजन है, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और बहुत सीजन पुराने आदमी, उनसे मिलकर के मन खुश हो जाता है, और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन से भावना है। लेकिन फिर भी कलराज मिश्र जैसे गवर्नर ने हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्टेड कैबिनेट सेशन बुलाने के लिए जो है कह रही है, और एक तरीके से इंडिकेशन दिया जा रहा है कि हम कॉन्फिडेंस मोशन हासिल करेंगे, और गवर्नर उनको टाइम नहीं दे रहे और एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ताकि यहां पर से 2-4 एमएलए और खिसकने का मौका मिल जाए यहां से, और थोड़ा सा खरीद फरोख्त के टाइम बीजेपी को मिल जाए। तो ये सब चीजों में उसके बाद में जब हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन करे, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर कांग्रेस ने सभी राज्य के स्टेट हेडक्वार्टर्स के अंदर उन्होंने प्रदर्शन करे, हर अखबार ने एडिटोरियल राज्यपाल के खिलाफ निकाले, तो ये प्रेशर उनके ऊपर पड़ा और एकदम से सेशन बुलाया गया। लोगों को इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या अल्टीमेटली जो है सच्चाई क्या है। 67 के बाद से ही गवर्नर्स जो हैं वो केंद्र सरकार के और बल्कि होम मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि बन के रह गए। बिल्कुल, संविधान के रक्षक की बजाय धीरे धीरे करके इरोड होती गई उनकी भूमिका, और वो मतलब आपकी पार्टी भी उसमें सरकार में थी केंद्र में नहीं, लेकिन हमने कभी इस तरीके से खरीद फरोख्त करके जो है एमएलए से इस्तीफा दिलवा करके, और उसके बाद में वही एमएलए इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार कम डिफरेंस में है, और उसके बाद में सारे मंत्री बन गए। तो ये आपने कभी भी जो है ये, बल्कि इवन बीजेपी ने भी नहीं किया जी। ये 2014 के बाद से ये अभी शुरू हुआ है, जो ये तो इवन बीजेपी ने भी, उससे पहले वाजपेयी जी की सरकारों ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया जी। आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति 2.5 साल एमएलए रहने के बाद में स्वेच्छा से विधायकी छोड़ रहा है, उसको बाकी 2.5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए कानूनन? क्या आप इच्छुक ही नहीं थे ना? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है। बिल्कुल ऐसी सब चीजों के ऊपर जरूर होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और मैं समझता हूं कि जो अभी हालात अभी हुए हैं, इस पे समीक्षा करके इसके आधार के ऊपर जो दल बदल कानून है, इसके अंदर फर्दर इसको कैसे इसको और अच्छे तरीके से फाइन ट्यूनिंग करी जाए, इसके ऊपर जरूर विचार होना चाहिए। जितने भी असेंबली के स्पीकर्स ने दल बदल कानून पर अब तक फैसले दिए हैं या प्रक्रियाएं अपनाई है, राजस्थान में तो बिल्कुल अनोखी बात हुई है कि एक आदमी कंप्लेंट कर रहा है, दूसरे आदमी से पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई, तो उस पर भी वो कोर्ट चला गया कि मेरे से पूछा क्यों जा रहा है। हाँ, देखिए, तो ये तो नेचुरल जस्टिस का सवाल है कि आप पूछोगे। अब मान लीजिए कोई कंप्लेंट किसी को देता है, तो बाकी उससे सामने वाले से जवाब तो मांगेगा कि भी तेरे खिलाफ कंप्लेंट आई है, बताओ मैं तुम्हें क्या कहना है, ताकि दोनों की बात सुन करके मैं अपना फैसला दूं। तो फैसले को तो चैलेंज किया जा सकता है कि ये गैर संवैधानिक है, उससे पूछताछ को भी अगर रोका जाए कि ये गैर संवैधानिक है, तो फिर तब लोकतंत्र की क्या बात है? फिर तो न्यायपालिका ही आ जाए, फिर तो एक जज अपॉइंट हो जाए, वही स्पीकर बन जाए, एक जज आ जाए वही चीफ मिनिस्टर बन जाए, एक जज आ जाए वही गवर्नर बन जाए। आपकी पार्टी की तरफ आते हैं, ये भी CWC की बैठक हुई, आप भी उसमें शामिल हुए, और एक थोड़ा सा बुलबुला सा उठा कि सोनिया गांधी जी अध्यक्ष कंटिन्यू करें ना करें, शायद उन्होंने इच्छा भी जाहिर की कि मैं नहीं करना चाहती। तो गांधी परिवार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, बाइंडिंग फोर्स है गांधी परिवार, ऐसा जनधारणा है। और बीजेपी को देखें तो वहां संघ परिवार बाइंडिंग फोर्स है। बिल्कुल, दोनों जगह दो बाइंडिंग फोर्स है, ऐसा मेरा अनुमान है, आकलन है मेरा। बिल्कुल। तो क्या ये कांग्रेस को इस गांधी परिवार
के साथ जुड़ करके और वापस सत्ता में लाने के लिए, मतलब गांधी परिवार तो जुड़ा ही रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, वो लीडरशिप देते ही रहेंगे और मेरे ख्याल से ऐसा कभी होगा भी नहीं शायद कि उनके अलावा कोई और लीडरशिप। बिल्कुल ऐसा लगता है पार्टी के लोगों की आवाज़ सुन के। बिल्कुल। तो वापस केंद्र में आप सत्ता में आ सकें, इसके लिए क्या कोई एक्शन प्लान, कोई सोच पार्टी के अंदर डेवलप हो रही है? देखिए, पार्टी तो हम लोगों के निरंतर पुरानी आइडियोलॉजी और जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वो नए औजार, नए टूल्स को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। और इसी वजह से इतनी पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी अभी भी जीवित है, वाइब्रेंट है। और 20% वोट कांग्रेस के अभी भी हम लोगों के पक्के एक ऐसे, हम बेशक 54 सीट्स हैं लेकिन 20% वोट जो है 5वां हिस्सा हमारा अभी भी इंटैक्ट है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। हम लोगों के एक बड़ा वर्ग देश का कांग्रेस को चाहता है और कांग्रेस को चाहने का मतलब गांधी परिवार को चाहता है, क्योंकि हम सब के सब लोग जुड़े हुए हैं अनुशासन में और वो हमें अपनी आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी एक देता है और बैलेंस बना करके रखता है। बैलेंस में कास्ट बैलेंस ध्यान रखा जाता है, जेंडर बैलेंस का ध्यान रखा जाता है, रीजनल बैलेंस का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाती हैं जबकि कोई अनुशासित करने वाली कोई शक्ति, कोई ताकत हो। जैसे आपने कहा बीजेपी में संघ परिवार है, वो लोग उनको आइडियोलॉजिकली वो लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का, सब लोगों का विश्वास है इस परिवार के ऊपर और ये परिवार हमारे को आइडियोलॉजिकली हमारे को स्थिर रखता है, कांग्रेस को। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा अगर सबसे ज़्यादा डरती है किसी से, अगर उनको सबसे ज़्यादा किसी से घबराहट होती है और निरंतर कोई भाजपा को आंख में आंख डाल करके मुद्दों के आधार के ऊपर उनको चैलेंज करता है हमेशा से, पिछले 6 वर्षों से, तो वो राहुल गांधी है और कोई नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा करके देख लें तो जिस स्थिरता के साथ में राहुल गांधी जी ने मोदी को लगातार, ठीक है कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें सफलता नहीं मिली, तो ये जरूरी थोड़े है कि सफलता 3 महीने में ही मिल जाए, सफलता 3 साल में मिल जाए या सफलता 5 साल में मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्या हम अपने रास्ते से तो नहीं भटक रहे, क्या हम अपनी आइडियोलॉजी तो नहीं हम कर रहे, बदल रहे। जब तक कि हम लोग अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदल रहे, जब तक हम अपना रास्ता नहीं बदल रहे, जब तक कि हम लोग अपने नेतृत्व पे विश्वास हमारे को है, हम उनके नेतृत्व में आगे चलते रहेंगे। जो वापस राजस्थान की तरफ लौटते हैं, आप राजस्थान के दौरे पर भी आने वाले हैं, आएंगे। नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं और पार्टी में संगठन के ढांचे के नाम पर केवल इस वक्त एक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, जो भी है। तो ये पार्टी स्ट्रक्चर एक तो कब तक बन जाएगा? क्या नगर पालिका और पंचायत चुनाव के पहले बन जाएगा? हमारी कोशिश है कि इससे पहले हम लोग अपने पार्टी के स्ट्रक्चर को बना लें और इसीलिए अभी जो मैं विज़िट कर रहा हूँ इसमें मैं 2 डिविजन्स अभी मैं करूँगा। पहले मैंने 3-4 डिविजन्स का सोचा था, लेकिन अब मैं पहले दिन जयपुर में जो हमारे फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सब से मैं एक बार पूरा दिन एक अलग से सब लोग सीनियर लोगों से मैं मिल करके उनकी बात सुन करके फिर वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। तो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सब लोग भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्जेस हैं, तो इनसे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट्स इनसे हम लोग लेंगे और फिर हम जो है जयपुर में सेकेंड डे यानी ट्यूसडे को जयपुर डिवीज़न के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज हम 1.5 घंटा 2-2 घंटे सबसे बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अजमेर जाऊँगा। तो मेरी कोशिश है कि एक राउंड मैं खुद ये हफ्ते 10 दिन में संभाग वाइज मैं ख़त्म कर लूँ, 10-15 दिन में। तो ये हमारी कोशिश होगी कि लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले हम इस प्रक्रिया को पूरी ख़त्म करें। जी, आपको लगता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में और ये जो पंचायत चुनाव है, ये जो विवाद, सियासी संकट विवाद चला, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट? देखिए, इसका पॉजिटिव ही आएगा असर, नेगेटिव कुछ नहीं आएगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि हम कांग्रेस जो है पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और हमारा सब लोगों का फोकस ज़्यादा होगा। आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में सरकार की जो योजनाएं अशोक गहलोत जी की आई हैं, जिस तेज़ी से डेवलपमेंट के काम शुरू करें, चाहे वो इंदिरा रसोई की मसले हों, चाहे नए कॉलेजेस के स्थापना की बात हो, तो डेवलपमेंट में भी और तेज़ी से आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत जी के जो अच्छाई है वो ये कि वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं
और इवन हमारा भीलवाड़ा मॉडल की खुद प्रधानमंत्री ने भी तारीफ करी है जिस तरीके से कोविड के समय पे काम किया गया है। तो मैं समझता हूँ एक हम लोगों का सरकार का एक अच्छा प्रशासन हम लोगों ने दिया है और हम आगे इसको लेकर के जाएंगे। आप एआईसीसी की ओर से राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं इस वक्त। क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप राजस्थान की जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि पूरे 5 साल सरकार चलेगी कांग्रेस की? और मैं आपके माध्यम से चैनल को और दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ना केवल आश्वस्त करना चाहूँगा कि ना केवल 5 वर्ष ये सरकार चलेगी, बल्कि इतना अच्छा काम करेगी कि 5 वर्ष के बाद जब चुनाव आएंगे तो दोबारा से लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। ये भी मैं 2 चीज़ों से आश्वस्त करना चाहूँगा। 5 वर्ष भी हम लोग यहाँ पे अच्छा शासन देंगे और 5 वर्ष के बाद उस प्रथा को भी हम तोड़ेंगे कि एक बार कांग्रेस और एक बार रोटी पलटते रहते हैं राजस्थान। तो ये जो है ये प्रथा भी हम लोग इस बार तोड़ेंगे। जी जी। ये है अजय माकन, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, जिन्हें हाल ही में राजस्थान का प्रभारी बनाया गया सियासी संकट के गुजरने के बाद। सियासी संकट के दौरान पूरे समय अजय माकन जयपुर में रहे, उन विधायकों के साथ भी रहे जिन्होंने सरकार का साथ दिया, और अब उस कमेटी के सदस्य भी हैं जो असंतुष्ट होकर दिल्ली या हरियाणा में रहने वाले विधायकों के लौटने के बाद उनकी रिड्रेसल के लिए, उनकी सुनवाई के लिए, उनके असंतोष को दूर करने के लिए बनी है। एक महासचिव के नाते भी उन पर ये दायित्व है, और उस हाईएस्ट लेवल की जो कमेटी बनी है जिसमें अहमद पटेल भी है, के.सी. वेणुगोपाल भी है, अजय माकन भी है, उसके सदस्य के नाते भी इन पर दायित्व है। और ये आश्वस्त कर रहे हैं कि न केवल पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी राजस्थान में, अगली बार भी सरकार आएगी। और इनका दावा है, इनका संकल्प कह दें कि ये अपने कार्यकाल के दौरान, वर्तमान सरकारी कार्यकाल के दौरान ऐसा काम करके दिखाएंगे कि अगली बार भी जनता इन्हें चुने। देखना है आगे आगे होता है क्या। A1 स्पेशल में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए।